नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। इससे पूर्व हमने वायु की गतियों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम समुद्र की गतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह इसे क्यों कहते हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और शेष 29% भूभाग है। तो इस समुद्र में जो कि पृथ्वी के संपूर्ण जल का 71% भाग है, उसका 97% भाग जो है यह समुद्र कवर करता है। शेष 3% भाग ही जल का अलग अलग रूपों में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जो कि विभिन्न पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमे हुए या ग्लेशियर के रूप में, और कुछ भाग जो है वो भूगर्भ जल के रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम नीले ग्रह पर रहते हैं, लेकिन नीले ग्रह पर रहते हुए भी चूंकि समुद्र का जल लवणीय होता है, इसलिए वो पीने के योग्य नहीं होता। हमारे लिए पीने के योग्य जो जल होता है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि जो पीने योग्य जल है उस जल का हमें सदैव ही सदुपयोग करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। कल के लिए हमारा सदैव ये प्रयास रहना चाहिए। मैं इस कालांश के माध्यम से आप सबको यह संदेश देना चाहता हूं कि जल है तो कल है। चलिए हम अपने पाठ्यक्रम पे आते हैं। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल है और वह जल समुद्र के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि ज्यादातर लवणीय जल से युक्त भाग है। हम आपको अपने पृथ्वी के ग्लोब के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को दिखाना चाहेंगे। आपने ग्लोब के पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को देखा। आपने ये देखा कि पृथ्वी पर जल का जो अधिकतम भाग है, जो 71% जल है, उस 71% जल का लगभग 97% भाग जो है वो समुद्र के रूप में हमें दिखाई देता है। शेष 3% भाग जो है, जो कि जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, यह जो है ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फ के रूप में और भूगर्भ जल के रूप में पाए जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम किसी पानी के तल पर पत्थर मारते हैं तो उसमें एक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह से इस विशाल समुद्र के जल में भी वायुमंडल की विभिन्न गतिविधियों के कारण हमारी पृथ्वी जो घूर्णन की गति अपने धुरी पर कर रही है, उसके कारण महासागरों के इन जल में भी गति उत्पन्न होती है। और ये गतियां जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो अगर इन गतियों के विषय में देखा जाए तो ये गतियां कई प्रकार की होती हैं। अगर वर्गीकरण किया जाए तो मौसम की दशा और पवन की गति के आधार पर जो ये तरंगे हैं हमारी
पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध जो सागर हैं, इन सागरों में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें मुख्य रूप से अगर विभाजित किया जाए तो 3 प्रकार की हैं। पहली तो तरंगें, वेव्स, जो कि लहरों के रूप में होती हैं। दूसरी ज्वार और भाटा के रूप में, जो कि एक निर्धारित समय अंतराल के बाद सागर में दिखाई पड़ती हैं। और तीसरे प्रकार की जो समुद्री धाराएं होती हैं, वो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं 2 भागों में विभाजित होती हैं, उनके चलने की दिशा के आधार पे। तो इनका बारी बारी से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लहरें, वेव्स, तरंगें। हवा के द्वारा जल के ऊपरी सतह पर जो इनका प्रभाव पड़ता है, इनके जल के ऊपर प्रभाव पड़ने से समुद्र के जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं। और कभी कभी जब हवा का झोंका तेज होता है, इसका प्रभाव अधिक होता है, तो एक दीवार के रूप में तरंगें सागर में उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जब उग्र अवस्था धारण कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये तरंगें जो होती हैं, जब उग्र होती हैं, तो लगभग 10 से 20 मीटर की ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है, जो चौड़ाई होती है, ये 100 से 200 मीटर की चौड़ाई हो जाती है। और जब ये तेज गति से गति करती हैं, जैसा कि इससे पूर्व के कालांश में आपने पढ़ा कि चक्रवात आता है, तो चक्रवात वातावरण की एक वायवीय दशा होती है। उस वायवीय दशा के कारण इस जल के स्तर में भी जो प्रभाव पड़ता है, तो इन प्रभाव पड़ने के कारण जो है, इन पानी के साथ जो लहरें उत्पन्न होती हैं, ये लहरें उग्र रूप धारण करके जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, उन समुद्र तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी हो जाती हैं। हम एक चित्र के माध्यम से जो झंझावात की स्थिति होती है दिखाना चाहेंगे। चित्र के माध्यम से आपने ये देखा कि वायु की गति के कारण, उसकी उग्रता के कारण समुद्र की लहरों में जो तूफानकारी, विनाशकारी लहरें आती हैं, जो कि साइक्लोन का रूप धारण कर लेती हैं, तो इनसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में काफी विनाश होता है। समुद्र की गति में दूसरा भाग होता है ज्वार और भाटा। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र पर ज्वार और भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा के आकर्षण बल से बहुत अधिक है। सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा 2.6 लाख गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से दूरी अगर देखी जाए तो वो सूर्य से 380 गुना नजदीक है। इस तरह से चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होने के कारण सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना आकर्षण बल सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के जल पर अधिक प्रभावकारी होता है। अगर सागरी जल के सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो ज्वार और भाटा 2 प्रकार की गतियां समुद्र में होती हैं। जब चंद्रमा के प्रभाव के कारण, आकर्षण बल के कारण सागरी जल के ऊपर उठ करके आगे बढ़ने की क्रिया होती है, तो इस क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। जबकि सागरी जल जब नीचे गिर करके पीछे की ओर लौटता है तो इस क्रिया को हम भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा एक निश्चित समय अंतराल पर आते हैं प्रत्येक स्थान पर, और ज्वार भाटा के आने का जो समय अंतराल होता है, यह समय अंतराल 24 घंटे 52 मिनट का होता है।
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो इस घूर्णन गति के कारण अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल जो होता है वो एक साथ कार्य करते हैं, और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी उस स्थिति में आकर्षण बल और बढ़ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल बढ़ने के कारण जो है वो समुद्र तल पर अधिक प्रभाव पड़ता है और दीर्घ ज्वार, या जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स आता है। और ऐसी स्थिति सदैव जो है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में आ जाती है। इसके ठीक विपरीत की स्थिति जो होती है वो लघु ज्वार होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण की स्थिति में होते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को यदि देखा जाए तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, और समकोण बनने की स्थिति में सूर्य का आकर्षण बल जो पृथ्वी पर लगता है वह आकर्षण बल चंद्रमा के द्वारा लगे आकर्षण बल से समायोजित हो जाता है। इस तरह से परिणामी आकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी पर बहुत कम लगता है, जिससे कि लघु ज्वार आता है। तो इस तरह से दीर्घ ज्वार सदैव पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आता है, जबकि लघु ज्वार जो होता है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। ज्वार और भाटा से हमें बहुत लाभ भी है और कुछ हानियां भी हैं। जैसे जब ज्वार की स्थिति आती है तो ज्वार की स्थिति आने में जल का तल ऊपर हो जाता है, और जल का तल ऊपर हो जाने से और यह जो है किनारों की तरफ जब गति करता है तो बड़े बड़े हमारे जो जहाज होते हैं उनकी लोडिंग और डीलोडिंग होने में आसानी होती है। वो उस जल के साथ जो है हमारे बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और जब भाटा आता है तो भाटा के साथ जो है वो खाली हो जाने के बाद या लोडिंग हो जाने के बाद पुनः बड़ी आसानी के साथ जो है वो गहरे जल में, सागर में उतर जाते हैं। इसके साथ ही जो समुद्र में उपलब्ध तमाम संसाधन है, जैसे मछलियां हैं, सीपी हैं और तमाम बहुमूल्य पदार्थ जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो इन लहरों के माध्यम से हमारे किनारे आ जाते हैं और मछली वगैरह पकड़ने में मछुआरों को आसानी हो जाती है। कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि कभी कभी हमारे बंदरगाहों पर मिट्टी ला करके छोड़ दी जाती है जब, तो उनकी सफाई हमें समय समय पर कराना पड़ता है। ज्वार आने से जो उठी हुई जल की एक दीवार बनती है, यह दीवार जो है जब नदी के मुहाने के साथ हमारी नदियों में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना को हम ज्वारी बोर कहते हैं। और इस ज्वारी बोर से हमें यह लाभ होता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये बड़े बड़े जहाज हमारी नदियों के मुहाने तक आने में समर्थ हो पाते हैं, जहां पर कि हमारे बंदरगाह बने हैं। इस प्रकार के बंदरगाह जैसे गुजरात में आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह है, या हमारे पश्चिम बंगाल का आपका कोलकाता बंदरगाह है। ये बंदरगाह हमारे जो है ये ज्वारी बोर के जो है एक उदाहरण है, जो कि ज्वारी नदमुख के मुहाने पर बने हुए हमारे बंदरगाह हैं, उनके ये उदाहरण हैं। और भी देशों में, कई देशों में जैसे लंदन है, हैम्बर्ग है, न्यूयॉर्क है, या शंघाई नदियों के मुहाने हैं, इन पर भी इस तरह के ज्वारीय बोर के स्थान पर बंदरगाह बनाए गए हैं, जहां पर कि बड़े बड़े जहाज
पत्तन जो है बना हुआ है, उनके रुकने का स्थान बना हुआ है जहां पर की लोडिंग और डीलोडिंग होती है। ज्वार और भाटा के माध्यम से विभिन्न देशों में जहां पर इसकी व्यवस्था है विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण किया जाता है, जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जैसे फ्रांस है, इटली है, रूस है, कनाडा है, जापान है। इन देशों में ज्वार और भाटा से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों के माध्यम से जो इनमें ऊर्जा होती है, क्षमता होती है, उस ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है दैनिक जीवन की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने समुद्र की गतियों के विषय में आज उसके दो मुख्य घटक तरंगें और ज्वार भाटा के विषय में अध्ययन किया। अगले कालांश में हम समुद्री जल धाराओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।